सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 46 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ 3 से, जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 4। तो आपको तो याद ही है ना कि पिछली वर्कशीट में हमने यह समझा था कि किस तरह से जब पूरे जर्मनी में हताशा और निराशा भर गई थी, सब लोग परेशान हो रहे थे, तो ऐसे में हिटलर ने अपने प्रचार के द्वारा उन लोगों को एक विकल्प दिया और उन लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया कि जैसे वो कोई मसीहा है, जैसे वो कोई रक्षक है और वो इन्हें इन समस्याओं से दूर ले जाएगा, इन समस्याओं से उबार देगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी पार्टी को वोट मिले और वो जर्मनी की सत्ता पर कब्जा उसने कर लिया, क्योंकि पहले उसे चांसलर का पद मिला, लेकिन चांसलर के पद के बाद फिर रहस्यमय ढंग से जब संसद में आग लग गई, उसके बाद तो उसने अध्यादेशों के जरिए अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और किस तरह से धीरे धीरे लोगों के सपने चकनाचूर होते गए। इसके लिए आगे उसने क्या किया, यानी हिटलर ने जर्मनी पर अपना शासन, अपना नियंत्रण कैसे किया, वो हम समझेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, यानी हिटलर ने अब अपने हिसाब से जर्मनी का शासन चलाने के लिए इंतज़ाम करने शुरू कर दिए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया, यानी उसने ये संगठन बनाए ताकि लोगों पर नियंत्रण किया जा सके, उन्हें अपने हिसाब से वो चला सके। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। तो इन दस्तों को उसने बेहिसाब अधिकार दे दिए। अब वो किसी को भी देश निकाला दे सकते थे या गिरफ्तार कर सकते थे या कैद करके यातना गृहों में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं उन्हें दी जाती थी। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से भी पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, यानी जो लीग ऑफ नेशंस का वो सदस्य था वहाँ से वो अब हट गया और उसने 1936 में राइनलैंड नामक एक जगह थी जो कि खनिज संपदा से भरपूर थी, उस पर अपना कब्जा दोबारा कर लिया। क्योंकि आपको याद है ना कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो हर्जाने की संधि थी उसमें राइनलैंड पर मित्र देशों का कब्जा था। तो लेकिन 1936 में वापस हिटलर ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को भी उसने जर्मनी में मिला दिया। तो देखा आपने कि क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी जो है जर्मन भाषी लोग रहते थे, तो उसने कहा कि ये सब हमारा ही हिस्सा है, तो एक जन यानी एक तरीके के लोग, एक ही साम्राज्य और एक ही नेता होना चाहिए, इस नारे की आड़ में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया और सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध अब शुरू हो गया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। तो देखा आपने किस तरीके से उसका लालच बढ़ता गया, उसने आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण जो फ्रांस और इंग्लैंड थे ना, उसके साथ उनका युद्ध शुरू हो गया और धीरे धीरे ये दूसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, जिसे ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या हुआ कि जर्मनी ने इटली और जापान का साथ लेकर एक ग्रुप बना लिया और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर भी हमला कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सोवियत संघ, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, यह हिटलर की एक
ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो इतना बड़ा देश था और उसने उसी पर ही हमला बोल दिया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो जापान भी कम नहीं था। जापान ने क्या किया, अमेरिकी ठिकाने थे जहाँ पर जो पर्ल हार्बर था वहाँ पर उसका नौसेना का सारा कुछ था अमेरिका का, तो जापान ने उस पर बम डाल दिया। तो जब ऐसा हुआ तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो देखा आपने, कब ये 1939 में जो ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जाके 1945 में ख़त्म हुआ, यानी लगभग 6 साल। और इसमें इतना जान माल का नुकसान हुआ, इतने लोगों की मौत हुई। और देखिए उसका जो परिणाम हुआ, हिटलर की पराजय तो थी निश्चित, लेकिन जापान के हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने परमाणु बम डाला, उसका जो नतीजा है वो हम आज तक भी देखते हैं। तो युद्ध से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर वापस से अपने पाठ की तरफ पहुंचते हैं और समझते हैं कि सत्ता में पहुंचते ही हिटलर और उसकी जो नाज़ी पार्टी थी, उन्होंने किस तरीके से लोगों को सताया, उनको जो है यातनाएं दी। तो अब हम उसके बारे में समझ रहे हैं। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो शुद्ध आर्य हैं, जर्मन जो कि शुद्ध आर्य हैं, नस्ल के हैं, उसके अलावा जितनी भी नस्लें हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी और दूसरे समाज हैं, वो सब बेकार हैं और उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। यही मानकर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल तो यहूदियों का हुआ। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों में, जिसको हम घेटो कहते हैं, घेटो में वो रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदियों को अपना दुश्मन इसलिए मानता था क्योंकि हिटलर एक ईसाई धर्म को मानने वाला था, और जो ईसाई धर्म के जो भगवान हैं वो हैं ईसा मसीह। उनकी जो हत्या का आरोप है वो यहूदियों पर ही है कि यहूदियों ने ही उन्हें मारा था। तो उसकी नज़र में ये सारे के सारे हत्यारे होते थे। ये जो है गंदी गंदी अपनी बस्तियों में रहते हैं, और उनका हिटलर ये मानता था कि उनका एक ही हल है कि उन्हें ख़त्म कर दो। तो इसके लिए उनको बहुत सताया गया। वो जो कमाते थे वो सारे साधन उनसे छीन लिए, उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया कि आप मेन सोसाइटी में नहीं रह सकते। और बाद में तो उन्हें पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाए गए थे उसमें ले जा कर उनको मार दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चित्र बना हुआ है जो कि यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है। इसमें भर भर के उनको ले जाया जाता था और गैस चैम्बर में उनको डाल के मार दिया जाता था। फिर इसके बाद यहाँ पर एक मैप है जिसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई हैं। कि देखिए जैसे यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि ये जो जर्मन कब्जे वाले इलाके, यानी जो जितने भी ग्रीन कलर वाला है, जो हरा रंग है, वो उसने जो हिटलर था उसने अपने आसपास देशों पर कब्ज़ा कर लिया था, जैसे यूक्रेन, पोलैंड, एस्टोनिया, नॉर्वे, बेल्जियम, इवन फ्रांस के ऊपर भी उसने कब्ज़ा करा। और ये देखिए कि किस तरह से ग्रीस, युगोस्लाविया, ये सारे जो आस पड़ोसी जो कंट्रीज़ थी इस पर उसने कब्ज़ा कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। हिटलर ने समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा उसने गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए।
फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे जिन्हें हिटलर अच्छा नहीं मानता था। तो नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित माना था। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचानिएगा। तो मानचित्र में से हमें पहचान के ये समझ में आया जो मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन कलर वो वाले सारे देश हिटलर ने कब्जाए थे। तो पोलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, एस्टोनिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, यूगोस्लाविया, ग्रीस और ट्यूनीशिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था। तो यहूदियों के साथ तो नाज़ी व्यवहार बहुत ही बुरा था। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला और बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई। और इसके बाद अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो ये देखिए मेरा सुझाव है, आपका सुझाव कुछ और भी हो सकता है कि हमें अपने आसपास, तो जो मेरा सुझाव है वो है कि हमें अपने आसपास लड़के और लड़कियों में तथा रंग के आधार पर भी भेदभाव नज़र आता है। क्या आपको नहीं आता? ऐसा होता है। इसे दूर करने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया जाएगा और उन्हें यह बताया जाएगा कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वे लड़कियां भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और इसी तरह से रंग के आधार पर भी जो भेदभाव नज़र आता है ना, उसे दूर करने के लिए बहुत से उदाहरण समझाकर हम उन्हें प्रेरित करेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती तो आप एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको कोविड से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिएगा। धन्यवाद।